तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद 10th क्लास का ये 3rd चैप्टर है। जो आपको डब्बे में दिया जाए समझ लीजिए वो कीवर्ड है और कीवर्ड वाइज ही हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आपका शुरुआत करते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। सबसे पहले है कि ये हिंद चीन जो है, ये हिंद चीन है क्या? हिंद चीन जो है वो हिंद चीन का मतलब क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत जो देश हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन कहाँ का हिस्सा है? तो एशिया का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों में अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर फैले क्षेत्र में, अभी बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि भारत का भी क्षेत्रफल लगभग 3,03.28 वर्ग किलोमीटर है और उसी के आसपास ये है। तो भारत इतना विशाल क्षेत्र हिंद चीन कहलाता है। फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय एक होता है द्वीपीय क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आज वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है, मतलब ये चीन और म्यांमार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में चीन सागर, पश्चिम में म्यांमार के बड़े क्षेत्र आते हैं। तो अगर हिंद चीन का चौहद्दी भी कहा जाए तो कौन कौन हो जाएगा? उत्तर में चीन, दक्षिण में चीन सागर, पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये आपको एक पिक्चर्स दिया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं यही क्षेत्र जो है। कहता है प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। ये वियतनाम का 2 शहर है। कौन सा शहर? तोकिन और अन्नाम, यहाँ पे चीन का कब्जा था और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। चीन का एक राज्य, जैसे चीन का मतलब राजा जो था ये तोकिन और अन्नाम पे राज करता था। तो कौन सा राजा? तो करद राज्य उस क्षेत्र का, जैसे मगध क्षेत्र हुआ, कन्नौज क्षेत्र हुआ, कलिंग क्षेत्र हुआ, उसी प्रकार से चीन का एक क्षेत्र था करद राज्य। तो उसके अंतर्गत ही ये सब आते थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग संस्कृति पहचान के साथ साथ भाषा, लिपि का भी विकास किया। बौद्ध धर्म के साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। 3री शताब्दी में सियोंग टी दिख रहा होगा, सियोंग टी डब्बे में का प्रभुत्व, उसके बाद हान वंश का राजा कौन था? बूती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट कौन था? तो वो था युंगली ने अधिकार किया और 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पे मंचू शासन का अधीन रहा। यानी जो तोकिन यानी वियतनाम का क्षेत्र जो तोकिन नाम है उस पे 3री शताब्दी में किसका शासन था? तो सियांग टी का जो कि किस वंश का था? हान वंशीय राजा, फिर बुत्ती ने किया। फिर इस पे 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट यंगली ने किया और 19वीं शताब्दी में, तो जब इसको लिखिएगा आप नाम तो ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा? जैसे सी हुआंग टी तो ब्रैकेट में 3री लिख दीजिए। हान वंशीय बुत्ती तो ये भी ब्रैकेट में 3री ही जाएगा। मिंग वंशी सम्राट
सम्राट यंगली, तो ये ब्रैकेट में क्या जाएगा 15वीं। वहीं मंचू शासन तो 19वीं। तो कब इस क्षेत्र में ये सब चीनी शासक हैं जो वियतनाम पे क्या किए थे, कब्जा किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मंदिर दिया गया है जो कि अंकोर वाट का मंदिर कहा जाता है। दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया, वियतनाम में तो समझ में आया कि वहाँ पे रह के कौन कब्जा कर रहा था, चीनी शासक कब्जा कर रहे थे। भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबुज राज की स्थापना की गई। कंबुज राज की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ का शासक भारतवंशी था। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना और 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, ये पूछा जाता है कि किसने, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया। कंबुज राज्य का राजा सूर्यवर्मा ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, कंबुज राज, राजा सूर्यवर्मा और अंकोर मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया और मध्यकाल में, क्योंकि 12वीं शताब्दी में था ना, आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार इस क्षेत्र में कुछ देशों पर चीन और कुछ पर हिंदुस्तान के संस्कृति का प्रभाव ही यह हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। तो हिंद चीन के नाम पे क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो ये 3 देश वियतनाम, कंबोडिया और लाओस मिलके बना है, जिसमें वियतनाम पे चीनी संस्कृति का प्रभाव था और लाओस, कंबोडिया पे भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसलिए इस तीनों क्षेत्र को हम हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद चीन से क्या समझते हैं, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि हिंद चीन वह क्षेत्र है जो जिसके में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आते हैं। वियतनाम पे चीनी संस्कृति का प्रभाव था, लाओस और कंबोडिया पे भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसीलिए इन तीनों देशों के क्षेत्र को हम हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। आगे उसके बाद व्यापारी कंपनियों का आगमन। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। ये आपको पता होगा कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज कब किया, 1498 में जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला तो पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे। ठीक, ये वास्को डी गामा कहाँ का व्यापारी था, पुर्तगाल का, जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे। 1510 ईस्वी में मलक्का के व्यापारी केंद्र बना। तो मलक्का क्या है, तो व्यापारियों का केंद्र, मतलब वहाँ पे व्यापार होता था, जैसे मार्केट होता है ना, वैसे ही मलक्का विश्व का बाजार कहलाएगा। कर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया। इसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी इस भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा और 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुँचे। अब यहाँ पे फ्रांसीसी व्यापारी पहुँचा तब तो ठीक है, साथ में पादरी पहुँचा। पादरी पहुँचने का मतलब वो फ्रांस की संस्कृति को हिंद चीन पर थोपना चाहता था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में फ्रांस के व्यापारी के साथ पादरी जो पहुंचा, वो फ्रांस की संस्कृति को हिंद चीन क्षेत्र पे थोपना चाहता था, उसे राजनीतिक तौर पे और धार्मिक तौर पे गुलाम बनाना चाहता था। आगे है सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। आपको पता होगा अन्नाम ये शहर पहले भी आया है, तोक्किन और अन्नाम वियतनाम का शहर है। तो इस पे पहले तो चीन का कब्जा उपजा रहता था, परंतु अब किसका होने लगा, फ्रांस का। 1787 में कोचिन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला, लेकिन
अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधि के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो गए थे। पादरी का मतलब सीधा पंडित से है। तो वो सब क्या किया कि वो सब सबका धर्म परिवर्तन करने लगा। क्योंकि वहाँ पे चीनी संस्कृति था तो चीन वाले लोग जो थे वो उसका विरोध करने लगे, ठीक। परंतु ये पादरियाँ लोग वहाँ फ्रांसीसी संस्कृति थोपना चाह रहा था। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाब को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया के संरक्षण में ले लिया गया। 1783 ईस्वी में तोकिन में फ्रांस सेना का प्रवेश हुआ। यानी फ्रांस ने पहली बार तोकिन में अपनी सेना का प्रवेश कब किया? 1783 ईस्वी में। मतलब अब जो था पहले पादरी का प्रवेश करवाया, पंडितों का प्रवेश करवाया कि तुम इसके संस्कृति को बदल दो, परंतु बाद में इसने सेना का प्रवेश करवाया ताकि तुम इस पर बलपूर्वक अधिकार कर पाओ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। यानी सैनिक ज़्यादा तेजी से काम किया पादरियों की अपेक्षा। तो अन्नाम पे कब्जा कब किया फ्रांस ने? 1862 में। और तोकिन पे कब किया? 1700। और ये अन्नाम और तोकिन दोनों किस देश का शहर है? वियतनाम का। जिस पे किसका कब्जा था पहले? चीन का। चीनी संस्कृति था, परंतु अब किसका हो गया? फ्रांसीसी का। आगे है फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, कि क्यों चाहता था फ्रांस चीन में अपनी उपनिवेश बनाना। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच और ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को सामना करना था। चूँकि ब्रिटेन कहाँ पे कब्जा कर लिया था? भारत पे। तो वो उसके एवज में चाहता था, ठीक। तो 1862 में कोचिन चीन पे कब्जा किया फ्रांस ने। 1863 में कंबोडिया पे किया। 1884 में अन्नाम पे किया और 1904 में लाओस पे किया। वो हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिबद्धता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन दोनों पे व्यापारिक नज़र रख सकते थे, ठीक। तो कब कब फ्रांस ने, यानी वहाँ पे जो लड़ाई होगा वो किसके बीच होगा? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होगा। क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन भी कब्जा करना चाह रहा है, भारत पे पहले से ही कब्जा किए हुए है। कठिन परिस्थितियों संभल सकते थे। दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे पिछड़े समाजों को सभ्य बनाने एवं विकसित यूरोपीय राज्यों को स्वघोषित दायित्व था। मतलब यूरोप वाला क्या कहता था कि हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम सभी को विकसित करें। और वो मानता था कि एशिया के देश क्या हैं? पिछड़े हुए हैं, इसलिए उस पर कब्जा करके उनको विकसित करना है, ऐसा उनका मानना था। दूसरा चीज़ क्या था? दूसरा कारण क्यों कब्जा करना चाहते थे? क्योंकि यूरोप में औद्योगिकरण हो चुका था, तो जो उनका उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था वो कहाँ से मिलता था? उपनिवेशों से मिलता था। इसलिए वो क्या करते थे? उपनिवेश बनाया करते थे। उपनिवेश का मतलब दूसरे देशों को अपने आवेश में ले लेना, कब्जा कर लेना, ठीक है। तो दूसरा और क्या कि जो सामान बनता था औद्योगिकरण में तेज़ी से, उसको बेचने के लिए बाज़ार भी चाहिए था, लोग भी चाहिए थे, तो वो भी उपनिवेश ही होता था। मतलब वहीं के सामान से बना के सामान बेचते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते थे? व्यापारी। वो व्यापारी बन के आते थे, परंतु बाद में वो सत्ता कायम कर लेते थे। फ्रांसीसियों के ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। क्योंकि वो मूल रूप से व्यापारी था, इसलिए वो शुरुआत कहाँ से करेगा? व्यापार से। और बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब जहाँ पानी वाला जहाज आता है उसको बंदरगाह कहते हैं। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में
किसानों का शोषण करना शुरू किया। क्योंकि अब बंदरगाहों का शोषण क्यों किए, व्यापारियों का शोषण क्यों किया, ताकि वो अपना व्यापार फैला सके। किसानों का शोषण क्यों किया, ग्रामीणों में किसानों का शोषण, तो उसके पीछे चूँकि जो खेतों में काम करेगा, जो मजदूरी करेगा, जो उसको लेबर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, गांव के वहीं गरीब जनता उसके लेबर काम करेंगे, खेतों से उनको कच्चे माल की प्राप्ति होगी। तोकिन के लिए जीवन का आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकोंग नदी कहाँ बहती है, तो जब मेकोंग नदी लिखोगे तो ब्रैकेट में कंबोडिया लिख लोगे। मैदानी क्षेत्र पर कोचिन चीन का का डेल्टा, कोचिन चीन क्षेत्र में मेकोंग डेल्टा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जो नदियों से मिट्टी लाई जाती है और उससे कोई क्षेत्र बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेकोंग का डेल्टा। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी एक मकालू द्वीप, जो कि ये पूरा का पूरा जिला है, वो नदियों के बीच में है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो उसी प्रकार से मेकोंग नदी मेकोंग का डेल्टा क्षेत्र बनाया, जो कि उपजाऊ होगा। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की, ठीक है। तो वहाँ उनको खनिज संसाधन भी मिल रहा था, इसलिए उस पर कब्जा कर रहे थे। दूसरा, इनको रबर मिल रहा था जिससे टायर उर बनाया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में इनको धान मिल रहा था जिससे शराब उराब बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ उनको कच्चे माल प्राप्त हो रहे थे। आगे है, सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। तो वहाँ पे हिंद चीन क्षेत्र में नहरों का निर्माण किसने करवाया, फ्रांसीसियों ने। इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेती हो और हमें कच्चे माल ज़्यादा प्राप्त हों। समुचित प्रबंध करवाया। दलदलीय भूमि, जंगलों आदि कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इस प्रयासों का ही फल था कि 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों, फार्मों, खानों, मजदूरों में एक तरफा अनुबंध का मतलब कि कंपनी वाला जैसे चाहे वैसे पेमेंट करे, तो उसी को क्या बोलते थे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया। जमींदारी अपने विकृत रूप किसको कहते हैं, विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर में दक्षिण चीन का संरचनात्मक विकास तीव्र गति से हो रहा था। एक विशाल रेल नेटवर्क, सड़क का जाल सा बिछ गया, परंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था का शोषण क्या था, शोषण मूलक था। पूरा का पूरा व्यवस्था इसलिए की जा रही थी ताकि फ्रांस को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूरी है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था को क्या कहेंगे, बंधुआ मजदूरी। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार होता था। ये पूछा जा सकता है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या है, तो जिसमें मालिक को असीमित अधिकार हो और मजदूरों को कोई अधिकार ना हो, ऐसे व्यवस्था को हम एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। आगे है हुआ, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था तब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। परंतु इसी क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों पर डर था। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया और इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता। स्थानीय जनता एवं कोलोन को सामाजिक स्थिति में आसमान और ज़मीन का, अब ये स्थानीय जनता का मतलब वहाँ का जनता। अब कोलोन किसको कहते हैं, तो जो फ्रांस के लोग वहाँ रहते थे उसको, तो फ्रांस के लोग जो हिंद चीन क्षेत्र में रहने वाले फ्रांसीसी लोगों को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। वहीं बगल में लिखल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था।
ऐसी स्थिति आसमान ज़मीन का अंतर था। 1920 ईस्वी तक दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगी। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा थी। जो वहाँ का अपना विश्वविद्यालय था उसको क्या कर दिया फ्रांस वालों ने, बंद कर दिया। क्यों? ताकि ये लोग ज़्यादा शिक्षा ग्रहण ना कर सके, क्योंकि शिक्षा क्रांति लाती है। उन्हें ऐसा लगा कि जो शिक्षित वर्ग है वो क्या करेगा, वो क्रांति करेगा, इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालयों को बंद करवा दिया। कहता है हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो प्रारंभ दिनों से ही झेलना पड़ा, परंतु 20वीं शताब्दी से शुरू ही अब मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामलों में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में, ये ईस्वी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, फान बोउ चाउ ने दुई तान होई, फान बोई चाउ एक आदमी का नाम है और दुई तान होई एक क्रांतिकारी संगठन का नाम है, जिसकी स्थापना 1903 ईस्वी में किसने किया, फान बोउ चाउ ने। तो दुई तान होई लिखोगे तो ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 1903, ठीक है, और नीचे क्या लिख दो, क्रांतिकारी संगठन, और इसको किसने बनाया, फान बोउ चाउ ने। यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा बुआ, यहाँ पे जो दिख रहा है, स्थापना की जिसके नेता कौन थे, हुआंग दे थे। फान बोउ चाउ ने एक किताब लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन। क्या दुई तान होउ कैसा संगठन था, क्रांतिकारी संगठन। दुई तान होउ की स्थापना कब हुई, 1903 में। दुई तान होउ की स्थापना किसने की, फान बोउ चाउ ने। दुई तान होउ का नेता किसे बनाया गया, हुआंग दे को। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचना किसने किया, फान बोउ चाउ ने। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता था। आगे बढ़ 1905 में, अब 1903 की घटना तो एगो हो गया कि दुई तान होउ, ठीक है। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया गया। ये बहुत फेमस युद्ध है बुआ, ठीक है, ये बहुत फेमस युद्ध है। कौन, जापान, छोटा सा देश जो जापान है उसने क्या किया, रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया। जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया, क्योंकि जापान छोटा है, हिंद चीन से काफ़ी छोटा है। उसको लगा जब वो रूस को हरा सकता है तो हम ही एकरा फ्रांस के नहीं हरा सकते हैं, ठीक, बन गया। और रूसों और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें, तो रूसों और मॉन्टेस्क्यू कहाँ का विचारक था, तो वो सब क्रांतिकारी विचारक था। तो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और उसी का किताब ये लोग भी पढ़ने लगा, तो उसको पढ़ के लगा कि अपन देश में ये सब क्रांति कर करके राजा के हटा दिया है, हम लोग इसको नहीं हटा सकते हैं, फ्रांस वाला को, ठीक है। तो बस वहाँ उन विचारकों का तो ये पूछा जाएगा कि रूस मॉन्टेस्क्यू क्या हैं, तो फ्रांसीसी विचारक। तो इनके विचार से भी लोग क्या हो गए, उग्र हो गए। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता कौन, फान चू त्रिन है, फान चू त्रिन, जिन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे समझो, राजतंत्रीय स्वरूप का मतलब केवल राजा बदलना, और गणतंत्रीय स्वरूप का मतलब जनता को शासन में लाना। राजा केवल नहीं बदलना है, बल्कि जनता को भी राजा बदल के शासन में लाना है। ये किनका अति सिद्धांत था, फान चू त्रिन का। समझ में आ गया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे। मतलब वहाँ पे तो चूँकि विद्यालय बंद कर दिया था हिंद चीन में, तो वो सब कहाँ पढ़ने चले गया, जापान चला गया। और जापान वाला वहाँ बेइज्जती करता होगा, कहो जी अरे तोर देश में तो दूसरा वाला आके कब्जा कर ले, और तू ही यहाँ बड़का पढ़ाकू बनल है, ठीक। तो सन्यात सेन एक क्या है, सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ा दिया। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फुक होई
जिसका पूरा नाम क्या रखा गया, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ पे, जापान में जो पढ़ने गए थे वो सब इकट्ठा होके, ठीक है, वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किए कि वहाँ से, जापान से जब लौट के आएंगे तो वियतनाम के स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़ेंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज़ कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सन यात सेन ने। ठीक है, आगे बढ़ें। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नाम तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीन लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल, कौन सा दल, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना कब हुआ, 1914 में किए। किस चीज़ के विरोध में, प्रथम विश्व युद्ध में के विरोध में, कि प्रथम पंक्ति में हम लोग को मरने के लिए वहाँ छोड़ देता है। जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। कैंटन जो है एक जगह का नाम होगा, ठीक है। तो वियतनामी राष्ट्रीय दल की स्थापना कब हुई, 1914। इसकी प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई, कैंटन में। लेकिन संशक्ति मतलब शंका युक्त फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी और चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार नियंत्रण था, तो और ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इन्हें क्रुद्ध होकर चीनी बहिष्कार आंदोलन, ये पूछा जाएगा कि हिंद चीन में चीनी बहिष्कार आंदोलन कब चलाया गया, 1919 में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जो कि भारत अभी तक नहीं कर पाया। ठीक, हिंद चीन वाला क्षेत्र वाला 1919 में जो काम कर दिया है भारत अभी तक नहीं कर पाया। अभी तक हम लोग के 80% चीज़ चाइना से आता है। चलो आगे बढ़ा। तो चीनी बहिष्कार आंदोलन हिंद चीन में कब चलाया गया, 1919 में। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचिन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश ही कायम थे, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई गई और कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उनके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था, वोटिंग की व्यवस्था, निर्वाचन का मतलब वोटिंग, साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू किया गया। कुछ हद तक राजघराने ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, परंतु इस नाम मात्र के सुधार से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 में न्यूगन आई क्वोक, ये पूछा जाता है हुआ कि हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था, न्यूगन आई क्वोक, ठीक है, नामक एक वियतनामी छात्र, ये कहाँ के छात्र थे, वियतनामी छात्र ने पेरिस में, पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है, तो ये फ्रांस में जाके साम्यवादियों का एक गुट बनाया। तो साम्यवादियों का नेता कौन बना, जो गुट बनाना शुरू किया, तो हो ची मिन्ह कब, 1917 में का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त कर मॉस्को गया, कहाँ, मॉस्को गया और वहाँ साम्यवाद से प्रेरित होकर इसने एक वियतनामी क्रांतिकारी दल 1925 में बनाया। ये पूछा जाएगा बुआ कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया, हो ची मिन्ह ने कब किया, 1925, कहाँ किया,
मॉस्को में, समझ में आ गया, का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण को भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम कांग सान दे का अर्थ क्या है? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। कब बनाया? 1930 में। किसने बनाया? हो ची मिन्ह ने। स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, मतलब क्रांतिकारी विचार वाला था। इधर बगल में है जोन गुयेन आई ने अनामी दल की स्थापना की। अनामी दल की स्थापना किसने की? स्थापना की। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। ये भी कौन सा था? तो दूगो आतंकवादी वाला पार्टी बन गया। भारत में भी था, जैसे गदर पार्टी आतंकवादी वाला पार्टी था। मतलब अंग्रेज के हिसाब से भगत सिंह, चंद्रशेखर इसमें ट्रेन व्रेन लूटते रहते थे, तो आतंकवादी ही बोलेगा ना उस वक्त की जो सरकार होगा वो। ठीक, तो वैसे ही पार्टियां कहाँ बन गई थी? जब भी तुम कोई टॉपिक लेना और वन लाइनर बनाना, तो उसमें ये तीनों चीज़ रखना। कौन बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया। समझ में आया? ये तीनों चीज़ वहीं पे क्वेश्चन बनाना, क्योंकि वो जब तुम उसको तोड़ मरोड़ के बनाते हो क्वेश्चन, तो याद रहने की संभावना ज़्यादा होती है। जब इसको तुम मेमोरी में बनाओगे, तो एगो जब तुम लिखे हो तो ओकरा से रिलेटेड तीनों शब्द वहीं पे लिखाएगा। समझ में आया? आगे हुआ 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी। तो विश्वव्यापी मंदी कब आया था? में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी और इसी स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र और क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जा रही थी, जिसमें से आगे बढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी भी की जाती थी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए और आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन शुरू हो गया। अब यहाँ पे है कि भूमिगत आंदोलन क्या होता है, मतलब छुप कर, ठीक, और रात में खाली निकलता था आंदोलनकारी, दिन में गायब रहता था, तो उसी को क्या बोलते हैं? भूमिगत आंदोलन। आगे है, ये तो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास हो रहा था ना घटनाएं, ठीक है। अब है द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध में परिस्थितियों ने वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। फ्रांस किससे हार गया था? और यहाँ पे कब्जा किसका था? यहाँ पे कब्जा था फ्रांस का। एक तरफ हार गया तो उसका फोकस उधर चला जाएगा ना, ठीक है। तो अगर तुमको कोई हराया या तुमको कोई पीट रहा है, तो समझ लो वो जितना भी तुम्हारा दुश्मन है सब पीटे लगता है, रेडी हो जाएगा। जो इसको अभी हालत ख़राब है, इसको पीटा जा सकता है। हार गया और फ्रांस में जर्मनी समर्थित सत्ता कायम हो गई, ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन च्वांग काई शेक को सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे। अमेरिका और ब्रिटेन किसको? च्वांग काई शेक। ये कहाँ के होगा? वियतनाम के ये सरकारी होगा, मतलब नहीं होता कठपुतली सरकार, ठीक है। तो इसको मदद कौन करेगा? अमेरिका और ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन वाला काहे करेगा? काहे कि वो भी वही विचार के है कि फ्रांस वाला भागेगा तो हम आएंगे, हमारा वहाँ बाजार मिलेगा, ठीक। अमेरिका वाला काहे करेगा? अमेरिका नया नया औद्योगिकरण हुआ है, अमेरिका में नया नया वो देश बना है, तो वो सोचता है कि हम कब्जा नहीं करेंगे, हम सगरो व्यापार करेंगे, ठीक। तो इसलिए उसने क्या किया? वहाँ के शासक को हथियार दिया, मतलब सब चीज़ प्रोवाइड करवाया। सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वह एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिन और फिर अन्नाम पर, अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। ले फ्रांस निकला, अब किसका कब्जा हो गया?
जापान का। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैध शासन था। द्वैध शासन का मतलब कुछ हिस्से पे फ्रांस का भी कब्जा है, कुछ हिस्से पे जापान का भी कब्जा है, और कुछ हिस्से पे मतलब सेना वाला हिस्से पे फ्रांस का कब्जा है, और राजनीतिक हिस्से पे जापान का कब्जा है, और राजा कोई और है। इसलिए इसको कौन सा शासन बोला? द्वैध शासन। मतलब कौन शासन कर रहा है तुम बता नहीं सकते हो। सेना कोई और चला रहा है, राज्य कोई और चला रहा है, और कुर्सी पे कोई और बैठल। ठीक, जैसे अभी भारत में द्वैध शासन चल रहा है। ठीक, पूंजीवाद चल रहा है। ठीक है, सबको लग रहा है लोकतांत्रिक है। जैसे कुर्सी पे बैठे मोदी जी हैं, सत्ता अंबानी जी चला रहे हैं, जनता को लग रहा है हम चुन के भेजेंगे। नहीं, तो यही चीज़ का कहाँ क्या है, भारत में भी द्वैध शासन वाला स्थिति है। जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ थी एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिल गया। वे जापानियों और फ्रांसीसियों दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने लगे। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ रहा था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ता वियत मिन्ह वियतनाम स्वतंत्रता लीग, वियत मिन्ह का मतलब क्या है? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकित मतलब डरे हुए व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध की नीति का अवलंबन किया। तो छापामार युद्ध का अवलंबन हिंद चीन में कौन किया? हो ची मिन्ह किया। किस अथी के, किस स्वतंत्र मतलब किसके अंतर्गत? तो वियतनामी स्वतंत्रता लीग के अंतर्गत। छापामार युद्ध का मतलब रात में आएगा, मारे काटेगा और छुप जाएगा, उसी को बोलते हैं छापामार युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। ये पूछा जाता है वह पर्ल हार्बर एक बंदरगाह था, समझ में आया? वहाँ पे अमेरिका के जहाज़ रखल था, ठीक है, और वो इंडिया से चाय लेके गया था और वो पूरे जापान वगैरह पे बमबारी करके डुबा दिया। अमेरिका वाला को आ गया गुस्सा, वो बोला अब हम कोई के नहीं छोड़ेंगे। उसने जापान पे कर दिया आक्रमण, ठीक, और वहीं में परमाणु बम गिरा दिया वगैरह पे, जापान को लूला लंगड़ा बना दिया, समझा? शामिल हो गया। 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण ने के पश्चात पोर्ट सडस की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? 1944 में समर्पण कर दिया। किस घोषणा पे? जैसे क्या होता है वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। तो एक पोर्ट सडस की घोषणा किया और जापान आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही वो आत्मसमर्पण कर दिया तो जापान जहाँ जहाँ हिंद चीन में होगा जापान वापस चल गया होगा। अब कौन आएगा? उसको आत्मसमर्पण करवाया कौन है? अमेरिका। तो कहेगा वो पहले कब्जा कर लेता था, हम नहीं करेंगे। अब कौन आ जाएगा? अमेरिका। जापान इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रख सके। इसी का लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 ईस्वी को कर वियतनाम को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अभी कंफ्यूज मत कर जाना कि वियतनाम स्वतंत्र हो गया। वियतनाम ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? 2 सितंबर 1945। परंतु अमेरिका वाला का अरे थोड़ा आज़ाद हम करवाया तो स्वतंत्र अपने हो गया, हमरा से कम मोहर वोहर मरवा लेता। अब देखो क्या होगा। इस सरकार का प्रधान किसको बनाया गया? हो ची मिन्ह को। काहे बनाया गया समझ ही गया होगा, सबसे ज़्यादा वो नेतृत्व किया इस लड़ाई में। चूँकि हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी, कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों की प्रतिष्ठा मिली। इसी क्रम में अन्नाम का शासक बाओ दोई बना। अन्नाम का शासक कौन बना?
ये पूछा जाएगा कि वियतनामी स्वतंत्रता के बाद अन्नाम का शासक कौन बना? बाओ दोई। या पूछेगा कि बाओ दोई कौन था? अन्नाम का। परंतु इस शासक का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था, अतः बाओ देऊ ने 25 अगस्त 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया। वो बोला नहीं, हमरा से नहीं संभलेगा भाई, और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई कि फिर से हम हिंद चीन पे क्या कर लें? कब्जा कर लें। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया गया, जिससे सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों में कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया गया और हिंद चीन संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। ऐसा कौन सोच रहा है? फ्रांस सोच रहा है कि हम फिर से वहाँ पे अपना सेना, राजनीतिक सब चीज़ कब्जा करेंगे, परंतु हो नहीं पाएगा। काहे नहीं हो पाएगा? काहे कि अब वियतनाम में एक बार स्वतंत्रता के लहर, अगर एक बार तुम स्वतंत्रता के मज़ा चख लिया तो दोबारा गुलाम होना कोई गुलाम नहीं कर पाएगा। जल्दी मर जाएंगे परंतु गुलामी नहीं सहेंगे। अब कहेगा तो फिर पहले काहे गुलामी सह लेते थे? क्योंकि स्वतंत्र भारत का जो था ही नहीं। पहले पंडितों का गुलाम था, फिर राजाओं का गुलाम हुआ, फिर मुगलों का गुलाम हुआ, कोई ना कोई का भारत गुलाम ही था, भारत का जनता हमेशा, समझा। अब पूंजीपतियों का गुलाम है, अलग तरीके से गुलाम है, परंतु डायरेक्ट गुलामी अब भारत नहीं सह सकता। फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बना दिया जाएगा, अतः अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों ने सेना एवं विदेश नीतियों पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा था, परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रह गई। सैगान एक जगह का नाम है, वहीं पे उसको छेक के मारना शुरू किया। अंततः 6 मार्च 1946, समझा, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किस युद्ध के कारण हुआ? छापामार। उसको कौन सा युद्ध बोलेंगे? जगह के नाम के हिसाब से सैगान युद्ध। तो सैगान युद्ध के कारण सैगान में फ्रांस वाला फंस गया, तो वो बोले लगा बचाओ बचाओ। ठीक, बोला ऐसे नहीं होगा, तुम लिखित दो कि बाद में वापस नहीं आएगा, नहीं तो एक को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा फसल है ना जाल में कि चारों पड़ी से कूच देंगे, होते पड़ी रह जाएगा। इसी बीच हुआ तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता इकाई मान ली। साथ ही माना कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांसीसी सेना के तोकिन में प्रवेश का अधिकार भी मान लिया। फ्रांस की महत्वाकांक्षी नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ निर्माण पर समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हों। तभी फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। तो हनोई समझौता क्यों टूट गया? कोचिन चीन में सरकार बनाने के कारण। कोचिन चीन में सरकार कौन बनाया? यानी हनोई समझौता किसने तोड़ा? फ्रांस ने तोड़ दिया। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया, जिनके सहयोग से नवगठित सरकार चलने लगी। अब तक हो ची मिन की ताकत इतनी नहीं थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध को और किस नाम से जानते हैं? गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से
बाओ दोई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। ये भागा था 1945 में, याद है? ठीक है, तो ये कहाँ भागा था? पेरिस में भागल था। तो ओकरे बुला के कहा चल तोरा राजा बनाते हैं वहाँ के। कदम नहीं बनने देगा। चूँकि फ्रांस की उम्मीदें थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनाम बाओ दोई का समर्थन करेंगे। अब तक पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद देशों अर्थात अमेरिका ब्रिटेन का समर्थन भी फ्रांस को प्राप्त था, इसलिए हो ची मिन्ह को कुछ परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि अभी तक वह पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। उसके संयुक्त मोर्चे में गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकतें भी थी, परंतु 1949 में हो ची मिन्ह ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया। यानी वो किसकी शरण में चल गया? चीन के शरण में। किसके शरण में? चीन के शरण में। बोला कि जो जैसे चीन वाला चला रहा है शासन, हम भी वैसे ही चलाएंगे, हम पूंजीवादी नहीं बनेंगे। तो वियतनाम क्या हो गया? अब साम्यवादी हो गया, पूर्णतः साम्यवादी हो गया। 1950 ईस्वी में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी और साथ ही अत्यधिक सैनिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया, क्योंकि चीन और रूस जो है उसके बगल में है, अमेरिका काफ़ी दूर है। तो अमेरिका वाला वहाँ हथियार पहुँचाएगा, तब तक तो वहाँ वो हथियार भर देगा। ठीक, तुम आओ, हम इसको दे रहे हैं। ठीक, तो वही चीज़ है। और इस तरीके से दिएन बिएन फू के युद्ध में गोली चलाना वियतनामी सिपाही। सन 1950 ईस्वी में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओ दोई की सरकार। यानी वियतनाम में दो सरकार हो गया, एक हो गया हो ची मिन्ह वाला और एक हो गया बाओ दोई वाला। बाओ दोई वाला मतलब वो फ्रांसीसी वाला, फ्रांस वाला ला के बैठा दिया था। यानी एक तरफ हो गया साम्यवादी और एक तरफ हो गया पूंजीवादी। बाओ दोई जो था वो किसका समर्थक था? पूंजीवादी। और हो ची मिन्ह किसका समर्थक था? लाओस कंबोडिया ने पुराने राजतंत्र में फ्रांसीसी नियंत्रण थे। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। गुरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। इसी क्रम में दिएन बिएन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। एक जगह का नाम है दिएन बिएन फू। ठीक है, और इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया और लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिएन बिएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। तो दिएन बिएन फू में फ्रांसों को आत्मसमर्पण, तो फ्रांस आत्मसमर्पण कहाँ किया? दिएन बिएन फू पर। कितने सैनिकों ने किया? 16,000 सैनिकों ने। तो अब लगभग वियतनाम से फ्रांस वाला, जापान वाला हट गया ना। अब कौन आएगा? अमेरिका। समझा? तो अब आएगा कौन? अमेरिका। तो अमेरिका वाला हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे।